हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रश्मि। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स सीरीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन इकॉनमी और साथ में करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स फैक्चुअल बेस्ड भी होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तभी आप अच्छे से करंट इकोनॉमिक अफेयर्स को समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉक टेस्ट 6 में क्या है। सबसे पहले तो नेशनल हाउसिंग बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट। 1. नेशनल हाउसिंग बैंक इज एन अपेक्स एजेंसी set up in 1988 under National Housing Bank Act 1987. 2. National Housing Bank is controlled and regulated by Reserve Bank of India. A. One only. B. Two only. C. Both 1 and 2. D. None. चलिए आंसर देखते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक एक अपेक्स एजेंसी है जो कि 1988 में सेटअप हुआ था अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है, जनरली सारे बैंक तो आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन 30 अप्रैल 2019 को आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि वो अपने 100% स्टेक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर देगा, यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक इज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए यहाँ पे आंसर ए यानी 1 ओनली ही सही है। एक्सप्लेनेशन: ऑन द बेसिस ऑफ नरसिम्हम 2 कमिटी, आरबीआई हैज सोल्ड 100% स्टेक ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक of one's hold on to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पहला ऑफिशियल हाउसिंग इंडेक्स जिसको कहते हैं रिसीडेक्स, वो भी नेशनल हाउसिंग बैंक ने इनिशिएट किया है। तो इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल हाउसिंग इंडेक्स रिसीडेक्स वाज इनिशिएटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। सोर्स है 30 अप्रैल 2019 द हिंदू न्यूज़पेपर। Question number 2. Which of the following committees are matched correctly? इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में और यूपीपीसीएस और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो कमिटीज़ जरूर ध्यान में रखें। केलकर कमिटीज़ जो है वो रिलेटेड है एक टैक्स रिफॉर्म से। रघुराम राजन कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। नरसिम्हम कमेटी फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तपन रे कमेटी जो कि अभी हाल में बनाया गया था कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। 1. केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म। 2. रघुराम राजन कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। 3. नरसिम्हम कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। 4. तपन रे कमेटी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 and 4 only, D 2 and 4 only. केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। केलकर कमेटी जो है वो टैक्स रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। रघुराम राजन कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, तपन रे कमेटी को देखते हैं। तपन रे कमेटी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन रघुराम राजन कमेटी एक्चुअली फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनाया गया था और नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। रघुराम राजन कमेटी एक्चुअली फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। और नरसिम्हम कमेटी एक्चुअली में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनाया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, यानी कि 1 and 4 ऑप्शन इज राइट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए आंसर पे आते हैं। आंसर इज सी 1 and 4 ओनली, यानी केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म के लिए है और तपन रे कमेटी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए है।
Question number 3. Arrange the following reform in chronological order. 1. Establishment of Central Bank of India. 2. Reserve Bank of India nationalized. 3. Banking Regulation Act framed. 4. Establishment of State Bank of India. A 1324, B 1234, C 1423, D 4321. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे में आपको जो भी क्रोनोलॉजी याद है उस पर फोकस करें। जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था 1955 में। अगर आपको ये याद है तो आप ए एंड बी ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब फ्रेम हुआ था? ये हुआ था 1949 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। ठीक है, तो यानी कि ये तो समझ में आ गया कि 1 पहला है और 4 लास्ट है, यानी ए एंड बी ऑप्शन में अभी भी कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि 2 एंड 3 में कंफ्यूजन है। दोनों 1949 में हुआ था। तो याद रखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनवरी 1949 में नेशनलाइज हुआ था और मार्च 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फ्रेम हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बैंकों को लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आंसर नंबर बी 1234। ठीक है, यानी कि सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना था, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था और सबसे लास्ट में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था 1955 में। चलिए देखते हैं बैंक टाइमलाइन, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1865 में इलाहाबाद बैंक बनता है। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बनता है, जो कि मैनेज किया जाता है इंडियन बोर्ड के द्वारा। 1895 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक है वो बनता है। ये बैंक प्योरली मैनेज किया जाता है इंडियन के द्वारा। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट स्वदेशी बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये ओन्ड भी किया जाता था इंडियन के द्वारा और मैनेज भी किया जाता था इंडियन के द्वारा। ठीक है, 1921 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास मर्ज होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनते हैं। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है। 1949 में, जैसा कि क्वेश्चन में था, आरबीआई नेशनलाइज होता है जनवरी 1949 में और उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है मार्च 1949 में। 1955 में इंपीरियल बैंक ही कन्वर्ट हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 1969 में 14 नेशनल बैंक नेशनलाइज होते हैं। 1975 में रीजनल रूरल बैंक बनता है और हमारे देश का सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक है प्रथम ग्रामीण बैंक। 1980 में 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक नेशनलाइज होते हैं। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। 2005 में बैंकिंग ombudsman स्कीम आता है। 2007 में चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम आता है। 2012 में रुपे कार्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 2015 में बंधन द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी कन्वर्ट होता है फुली फ्लेज्ड कमर्शियल बैंक के रूप में। 2016 में बैंक ब्यूरो ऑटोनोमस बनता है। 2016 के बैंक बोर्ड ब्यूरो बिकम ऑटोनोमस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक? ICICI, HDFC, IDBI, Axis Bank. In the examination, some questions are easy, some questions are difficult. They try to maintain the question as a moderate level.
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर स्मॉल फिनांस बैंक? 1 नायर कमिटी, 2 रघुराम राजन कमिटी, 3 केलकर कमिटी, 4 नसीमम कमिटी। The answer is which of the following bank is not a private sector bank? तो ICICI बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है, HDFC भी प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक भी प्राइवेट बैंक है, IDBI जो बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 था विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर स्मॉल फिनांस बैंक? तो रघुराम राजन कमेटी एक्चुअली रिकमेंडेड किया था स्मॉल फिनांस बैंक। आपने पहले पीछे देखा कि रघुराम राजन कमेटी फिनेंशियल रिफॉर्म की बात करता है और इसी संदर्भ में स्मॉल फिनांस बैंक बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मुद्रा बैंक, विच ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट एनी बेनिफिशियरी कैन टेक लोन अंडर मुद्रा योजना? ठीक है, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 10 लाख। Question number 7. Mudra Bank is an non-banking financial institution, financial regulator of NABARD, financial regulator of microfinance, यहाँ पे regulator होगा, financial regulator of microfinance, restricted private bank। मुद्रा बैंक क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑफ NABARD, फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑफ माइक्रोफिनेंस, रिस्ट्रिक्टेड प्राइवेट बैंक। I hope you get the answer. The maximum amount of beneficiary can take loan under Mudra Yojana is 10 lakh. Okay. And the second answer is Mudra Bank is an financial regulator of microfinance. Okay. So question number 6, option number 4 is correct. And 7, option number 3, that is financial regulator of microfinance है मुद्रा बैंक। ठीक है, मुद्रा बैंक क्या करता है कि माइक्रो फिनेंस को रेगुलेट करता है, वो इनकरेज करता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर को कि वो आगे आए और लोन लें। इसमें मैक्सिमम अमाउंट लोन कितना लिया जा सकता है? 10 लाख तक। ठीक है, तो 10 लाख तक लोन लिया जा सकता है, 10 लाख। देखते हैं मुद्रा योजना को। मुद्रा स्कीम शिशु, किशोर एंड तरुण के रूप में लोन देता है। शिशु में लोन 50,000 तक दिया जा सकता है और ये स्टार्टअप के को दिया जाता है जो कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर आते हैं। तो मिनिमम अमाउंट पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा ₹50,000 तक लिया जा सकता है। मिनिमम तो आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको 50,000 ही मिलेगा। किशोर के अंतर्गत 50,000 टू 5 लाख मिलेगा और तरुण को 5 लाख से 10 लाख मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, चिट फंड्स, which of the following is and are correct? With reference to cheat fund, 1. Cheat fund are saving institution in which members make periodical subscriptions to the fund. 2. Cheat funds is regulated under the Central Act of Cheat Fund Act 1982 and controlled by central government. A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2 only, D. none. आंसर पे आते हैं। स्टेट नंबर 1 कहता है कि चीट फंड आर सेविंग इंस्टीट्यूशन इन विच मेंबर मेक पीरियडिकल सब्सक्रिप्शन टू द फंड। बिल्कुल सही है। चीट फंड क्या होता है? क्राउड फंडिंग की तरह होता है। जितने भी मेंबर होते हैं वो अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर 5 मेंबर है और 1,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं तो अमाउंट हो जाता है 5,000 और किसी को भी जब भी ज़रूरत होती है वो इस चिट फंड से पैसे ले लेते हैं। चिट फंड काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि शारदा चिट फंड में काफ़ी कुछ फ्रॉड हुआ था और वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अगर आपको ये न्यूज़ पता है तो ऑप्शन नंबर 2 आप आसानी से गलत कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि चीट फंड इज़ रेगुलेटेड अंडर द सेंट्रल एक्ट ऑफ चीट फंड एक्ट 1982। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो कंट्रोल किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा और आपका आंसर आएगा ए ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, तो ए यानी वन ओनली। चीट फंड आर सेविंग इंस्टीट्यूशन इन विच मेंबर्स मेक पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन टू द फंड। चलिए देखते हैं निधि कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफर्स टू निधि कंपनीज? ए, they are mutual benefit society and dealing restricted only to members. B, they are included in the definition of non-banking financial companies. 1A only, 2B only, C both 1 and 2, D non। क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी वो करेक्ट नहीं है, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे दे आर म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एंड डीलिंग रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेंबर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि वन ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये भी सही है। निधि कंपनीज एक्चुअली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, इसलिए यहाँ पे बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी 4 नॉन, यानी 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया 4 नॉन, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज निधि कंपनीज जो होते हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं और वहाँ पे सिर्फ मेंबर को अलाउ है कि वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द ईयर दिस 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन इकोसॉक मीट? अभी हाल में हमने 75th एनिवर्सरी बना रहे हैं यूएन इकोसॉक में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसका थीम क्या है। ए, मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19। बी, व्हाट नीड्स टू डू आफ्टर कोविड-19। सी, व्हाट काइंड ऑफ यूएन we need at the 75th anniversary. D, together in the pandemic. I hope you get the answer. The answer is 2A and C. The theme of this year ECOSOC is multilateralism after COVID-19. What kind of UN we need at the 75th anniversary. चलिए इकोसॉक के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोसॉक यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ये फाउंड हुआ था 1945 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। पर्पस है इकोनॉमिकली एंड सोशली सोसाइटी को देखना और उसके लिए प्रोविजंस लेना। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 54। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 54। ये जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट करता है अफ्रीकन ग्रुप जो कि टोटल है 14। ये जो ग्रीन कलर है वो इंडिकेट करता है एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि होते हैं 11। ये जो रेड कलर है वो इंडिकेट कर रहा है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि टोटल नंबर होते हैं उनके 6। उसके बाद हम देखते हैं ये जो पिंक कलर है वो इंडिकेट कर रहा है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जिसके टोटल नंबर है 13। उसके बाद हम देखते हैं ये जो येलो कलर इंडिकेट करता है लैटिन अमेरिकन जिसके टोटल मेंबर होते हैं 10। ठीक है, क्योंकि यूएन इकोसॉक काफ़ी न्यूज़ में है अभी फ़िलहाल, तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।